जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं स्ट्राइकर वर्सेस वेब प्लेटफॉर्म को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में, जहां पर अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अक्सर अक्सर हम लोग स्ट्राइकर को लेकर जो मेन जिम्मेदार है भारतीय थल सेना को मानते हैं, और हमारे अंदर ये परसेप्शन बन गया है कि भारतीय थल सेना ही स्ट्राइकर को लेकर इंटरेस्टेड थी और उन्होंने ही सरकार के ऊपर दबाव बनाया था कि स्ट्राइकर को एक बार कंसीडर किया जाए। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर शायद हमारी सोच गलत साबित हो सकती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल इस मामले में बात करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करी गई है और ये एसपी गाइड पब्लिकेशंस में है, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच सर, जो कि अब रिटायर है, उन्होंने मीडिया के नैरेटिव को चैलेंज करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि जब भी व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल की बात होती है, इसके चॉइसेस की बात होती है, तो अक्सर इंडियन आर्मी पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि हम इम्पोर्टेड ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जबकि जो इंडिजिनस अल्टरनेटिव्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इस पर बोलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच सर ने यह कहा कि इंडियन आर्मी तो इसमें कभी थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी का कभी भी फर्स्ट चॉइस स्ट्राइकर नहीं था, बल्कि ये जो प्रेशर था भारतीय सेना पर, ये सरकार की तरफ से दबा लगाया गया था। उन्होंने कहा कि स्ट्राइकर को लेकर जो इंटरेस्ट था वो कभी भी इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं आया था, बल्कि सरकार थी जिसने इंडियन आर्मी को ये करने के लिए वहां पर फोर्स किया था। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय सेना के ऊपर ये प्रेशर बनाया था कि वो इसको यूजर ट्रायल से गुजारें और इसको देखें। अगर हम पीसी कटोच सर की बात माने तो उन्होंने कहा कि आर्मी के जो ऑपरेशनल प्रेफरेंसेस हैं वो सिंपल हैं। हमें व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म चाहिए, और अगर इंडिजिनस ऑप्शंस उपलब्ध हैं, वो हमारे जो अभी कह सकते हैं पैरामीटर्स हैं उस पर ठीक ठाक बैठते हैं, तो हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर एक्सटर्नल और जो ब्यूरोक्रेटिक कंसिडरेशन का दबाव था वो बना हुआ था, यानी कि जो अफसरशाही थी उसके चलते सेना को न चाहते हुए भी स्ट्राइकर को यूजर ट्रायल से गुजारना पड़ा, जबकि सेना कभी भी इसको लेकर सरकार दबाव नहीं बनाई थी। पीटी करोच सर ने यह भी कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि इस समय जो अलग अलग ऑप्शंस हैं आप उनको देखिए और उसके बाद आप निर्णय लीजिए, और यहाँ पर स्ट्राइकर को कई बार उनके तरफ से उल्लेखित किया गया। लेकिन सबसे खास चीज़ तो ये है कि हमारे पास इस समय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बनाया गया जो वेब प्लेटफॉर्म है ये उपलब्ध है, जो कि एक मॉड्यूलर कॉम्बैट व्हीकल है जिसे अलग अलग रोल के लिए ढाला जा सकता है और ये काम पूरा भी किया जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को अच्छे से पता है कि उन्हें क्या चाहिए, और भारतीय सेना ने दबाव में आकर काम भी नहीं किया है। अभी भी भारतीय सेना अपनी रिक्वायरमेंट को देख रही है और उसके लिए आगे चल के जो निर्णय है वो लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने पहले भी कहा था और इस पे पहले दिन से ही डिफेंस एनालिस्ट ये बोल रहे थे कि अमेरिकी दबाव यहाँ पर फुल फंक्शन में है। लेकिन ये तो गनीमत रही कि स्ट्राइकर भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सफल नहीं रही, और अब ऐसे ये संभावनाएं हैं कि स्ट्राइकर हमें देखने को भी नहीं मिलेगी। अब अगर हम व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म की बात करें तो निसंदेह टाटा वैप, जो हमारे मित्र देश हैं उनको पसंद आ रही है। मोरक्को को हमने अभी हाल ही में डिलीवर करी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि दूसरे देशों को जो प्लेटफॉर्म इतना पसंद आ रहा है, क्या ये चीज़ भारतीय सेना को नहीं पसंद आ रही है? सवाल तो पहले दिन से उठा था और अब इसके लिए आवाज़ उठनी भी शुरू हो गई है। लेकिन ये हमारा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में हमें भारतीय थल सेना में जो टाटा वैप है यही देखने को मिलेगी, क्योंकि टाटा वैप एक ऐसी व्हीकल है जिसे अलग अलग रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन ये व्हीकल एम्फीबियस कैपेबिलिटी भी रखती है, यानी जमीन के साथ साथ पानी में भी चलने में सक्षम है, और सेना की ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर चाहे वो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की हो, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की हो, एम्बुलेंस की हो, या मल्टीपल मिशन स्पेसिफिक वेरिएंट्स की हो, जो टाटा वैप से पूरी ना की जा सकती हो। तो भविष्य में शायद हमें टाटा वैप इंडियन आर्मी के कलर्स में देखने को मिल जाए। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर के। हमने हाल ही में कहा था कि 2026 भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और हमारी बात सत्य होती नजर आ रही है। हमने आपसे कहा था कि 2026 की पहली तिमाही में तेजस मार्क 2 का रोल आउट होगा, और इंडियन एयरफोर्स शायद हमसे ज्यादा उत्साहित है इसको लेकर के। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कुछ ऐसी ही पुष्टि करी है। इंडियन एयरफोर्स की टॉप लीडरशिप इस समय तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को सिर्फ एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की भूमिका तक नहीं देख रही है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की टॉप लीडरशिप तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को एक क्रिटिकल फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देख रही है, जो कि राफेल की फ्लीट
और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लीट को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। सीनियर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि एक तेजस मार्क टू प्लेटफॉर्म एक आइडियल विंगमैन की भूमिका निभा सकता है, जो कि हैवियर प्लेटफॉर्म जैसे कि एमका और सुखोई 30 एमकेआई है, इनके साथ ऑपरेट करेगा। और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी अगर आप तेजस मार्क टू की देखें तो वो काफ़ी इंप्रेसिव है, जो कि 6.5 टन की है। और इस पेलोड कैपेसिटी के साथ ये सारे हाई एंड वेपन को कैरी कर सकता है, जो कि मिशन के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिशियल्स ने इसको मिनी राफेल की संज्ञा दे दी है। करंटली अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना प्रमुख भी इसकी तारीफ कर चुके हैं और उन्होंने तेजस मार्क टू को एक मस्ट हैव प्रोग्राम के तौर पर देखा है। और इंडियन एयरफोर्स का जो फ्यूचर फोर्स स्ट्रक्चर है उसमें ये एयरक्राफ्ट एक बहुत बड़ी भूमिका को निभाने वाला है। और इसीलिए राफेल से कई चीजों में इसका कंपैरिजन भी होता है। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जब बात आप करते हैं एवियोनिक्स की, ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की और कैपेबिलिटी की, तो ये राफेल जैसा प्लेटफॉर्म को भी कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर पीछे छोड़ देता है, फिर चाहे वो रेडार का क्षेत्र हो या फिर वेपन कैरिंग कैपेसिटी हो। यहाँ पर हमारा कहना है एडवांस वेपनरी का। उन्होंने कहा कि राफेल के साथ आपको मीटियोर तो मिल जाती है, लेकिन राफेल में अभी भी जो इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है इनके इंटीग्रेशन को लेकर भारत कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन सुखोई 30 एमकेआई सॉरी राफेल तेजस मार्क टू प्लेटफॉर्म यहीं पर आपके लिए एक बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें एमबीडीए मीटियोर तो लग ही सकती है, एमबीडीएमई का एनजी लग सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनके साथ ही साथ भारत अपने अस्त्र परिवार की तीनों मिसाइल का इंटीग्रेशन इसमें कर सकता है, जो कि तेजस के बीबीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं एंटी रेडिएशन मिसाइल की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 तीनों को कैरी करने की कैपेबिलिटी तेजस मार्क 2 के पास है। ब्रह्मोस एनजी जैसी घातक मिसाइल जो है और ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, ये ऑलरेडी तेजस मार्क 2 के लिए प्रपोज करी गई हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि भारतीय वायुसेना इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को पसंद ना करे। और इसीलिए तेजस मार्क 2 का इंडक्शन भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक जो गैप क्रिएट हुआ है अभी भारतीय वायुसेना में उसको फिल करने का काम करेगा। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 को एक क्रूशल स्टेपिंग स्टोन के तौर पर देखती है, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक पहुंचने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 कितना एडवांस है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें ऑलरेडी उन टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है जो कि एमका के लिए तैयार करी गई हैं और उन्हें वैलिडेट भी किया गया है। और यही सारी चीजें भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 के लिए काफी ज्यादा इस समय उत्साहित बना रही हैं। खैर, ये एयरक्राफ्ट हमें इसी वर्ष की पहली तिमाही में रोल आउट होता नजर आएगा और इसी वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। और पूर्व रिपोर्ट में जैसा मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्लान कर रही है कि तकरीबन 8 जो एलएसपी एयरक्राफ्ट हैं इन्हें इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा, इससे पहले कि इन्हें फाइनल प्रोडक्शन क्लियरेंस मिले। खैर, जो भी हो, हम तो यही चाहते हैं प्रोग्राम जल्दी से जल्दी पूरा हो, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को इन प्लेटफॉर्म्स का काफी बेसब्री से इंतजार है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।